आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा के हवाले से। वजह बताओ नोटिस पर पीडीपी एमएलए का जवाब सामने आया है। असेंबली सेक्रेटरीट को वहीदुर रहमान परा ने जवाब दिया है। स्पीकर को एमएलए की दिफा में बात करनी चाहिए। ये एमएलए वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि स्पीकर को यानी कि अब्दुल रहीम राथर को एमएलए की दिफा में उनकी हिफाजत में बात करनी चाहिए थी, यानी मेराज मलिक की तरफ इशारा था। और उन्होंने ये भी कहा कि एमएलएस और इदारे की हिफाजत उनकी जिम्मे है। स्पीकर असेंबली का कस्टोडियन होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह खतरनाक रवायत होगी। यानी आज जिस तरीके से मेराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई हुई है और स्पीकर खामोश हैं, कल किसी और एमएलए के खिलाफ कार्रवाई होगी और तब भी स्पीकर खामोश रहेंगे। इसकी वजह से अगर वो कस्टोडियन हैं यानी कि असेंबली के स्पीकर, तो उन्हें तमाम तर एमएलए की दिफा में बात करनी चाहिए। और अगर उनको सरकार ने पहले से ही बता दिया था तो जाहिर है कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने रूल बुक को फॉलो किया और तमाम तर चीज़ें एमएलए को बताई, बल्कि ये भी होना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से रोके कि पीएससी उनके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि वो कस्टोडियन है यानी कि जिम्मेदार हैं, तो जाहिर है कि जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए एमएलए की। वहीदुर रहमान परा ने जवाब दे दिया है। खास तौर पे वजह बताओ नोटिस जो कि असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से जारी किया गया था। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा ने यह जवाब दिया है असेंबली सेक्रेटरीट को। वहीदुर रहमान परा ने साफ तौर पर लिखा है कि स्पीकर को एमएलए की दिफा में, उनके हक में, उनके डिफेंस में बात करनी चाहिए। एमएलएस और इदारों की हिफाजत करना स्पीकर का काम है। और साथ साथ स्पीकर के असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने एमएलए की दिफा में, उनके डिफेंस में बात नहीं की तो ये एक खतरनाक रिवायत होगी। और कल कोई भी एमएलए को एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा और उसके बाद वहीदुर रहमान परा जैसे कोई और भी स्पीकर होंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रिवायत कायम हो चुकी होगी। उधर थाना मंडी के एमएलए और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुजफ्फर इकबाल खान ने ऐलान किया है कि वह मेराज मलिक का केस सुप्रीम कोर्ट में बिला फीस लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि वो इस केस को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज करेंगे, इंसाफ की जंग लड़ेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस मामले में वो किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे और हर मंच पर इंसाफ की आवाज बुलंद करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से एक पोस्ट वायरल हो रही है कि अगर मेराज मलिक के घर वाले आपसे अप्रोच करते हैं तो आप उनका फ्री में जो है वो केस लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये बात सच है सर? बिल्कुल ये दुरुस्त है। मेरे साथ कुछ उसकी पार्टी के लोगों ने भी और कुछ दीगर लोगों ने रब्ता किया था, तो मैंने उनको कहा था कि भाई मैं आई विल रेंडर ग्रेटिट्यूड सर्विस, ही इज़ माई कलीग इन द हाउस, तो अगर वो मेरे पास अप्रोच करेंगे तो मैं करूँगा। सिटिंग एमपी फारूक अब्दुल्ला साहब 5 अगस्त 2019 को जब उन पर पीएसए लगा था तो वो सिटिंग एमपी थे। एमएलए पे भी लगा है, भीम सिंह साहब मरहूम पर भी पीएसए लगा था 70s में। लेकिन ये जो आज की डेट में ये brazen misuse of the power and brazen misuse of the public safety act में इसको कहूँगा। इस किस्म का व्यवहार कि भाई तुम्हारी पर्सनल किसी से नाराज़गी हो जाए और तुम उस पर पीएसए लगा दो और सिटिंग लेजिस्लेटर पर, तो ये अपनी ताकत का मुजाहिरा किया उन्होंने कि हाँ हमारे पास ये पावर है, कानून ने दी है, हम इसको मिसयूज़ करके किसी हद तक भी जा सकते हैं। शोपियां में बीजेपी ने जश्न मनाया जब पार्टी वर्कर्स ने मरकजी सरकार के एप्पल ट्रेन चलाए जाने के फैसले का इस्तकबाल किया। जिला सदर राजा वसीम की क़यादत में वर्कर्स ने इसे बागबानी सेक्टर के लिए एक तारीखी कदम करार दिया। राजा वसीम ने कहा है कि इस फैसले से ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा, माल वक्त पर मंडियों तक पहुँच पाएगा और बागबानों को बेहतर मार्केट मिल पाएगा। उन्होंने पुलवामा में एक स्टॉपेज बनाने की भी मांग की है ताकि शोपियां और पुलवामा दोनों के बागबान सीधे फ़ायदा उठा सकें। मुकामी बागबानों ने इस पहल का इस्तकबाल करते हुए कहा है कि सरकार को कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सहूलतों को और मजबूत करनी चाहिए ताकि सेब इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, फायदा पहुंचे। जम्मू कश्मीर में हमेशा हमने देखा है जब भी कोई नागानी आफत आई है तो नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनाया है।
आज सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय सत शर्मा जी का, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखी और जिस पे तुरंत कार्रवाई हुई। और कल हमने देखा कि बड़गाम से दिल्ली एक ट्रेन चली जिसमें यहाँ के फ्रूट्स लोड हुए। बहुत बहुत मशकूर है गवर्नमेंट के, एलजी गवर्नमेंट के, जिन्होंने इसमें कोशिश की। वसीम साहब ने भी बड़ी कोशिश की इसमें कि हमारी ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। हम बहुत मशकूर है इस बात के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है कि उन्होंने सिर्फ बड़गाम स्टेशन रखा है। हमारी ये डिमांड थी कि काकपुरा में भी एक स्टेशन होना चाहिए ताकि शोपियान पुलवामा का माल काकपुरा से लोड हो जाए। मानसर उधमपुर को जोड़ने वाले रोड पर तकरीबन 1 महीने के बाद मुसाफिर गाड़ियों को जाने की इजाजत मिली। पिछले दिनों बारिश के चलते सांबा मानसर लैंडस्लाइड के बाद मलबा गिरा था। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे और यहाँ तक कि पहाड़ से गिरने वाले बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े इन सड़कों पे बिखरे हुए थे। सड़क के बीचों बीच आने से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी। पहाड़ी इलाके के गांव ज़िला हेडक्वार्टर से पूरा टूट गया था, यानी कि राब्ता ख़त्म हो गया था। और इंतज़ामिया की भी तरजीह है कि लैंडस्लाइड के बंद रोड को खुलवाना इंतज़ामिया की मशीनरी और का काम है और फौरी तौर पे इसे राहत देना ज़रूरी है। लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि अब इस रोड को 2 पहिया चालकों के लिए खोल दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस रोड पर बड़े गाड़ियों को भी आने जाने की इजाज़त मिलेगी। इस वक्त मैं सांबा मानसर मार्ग पर हूं और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हुई बारिशों के कारण जो है सांबा मानसर मार्ग पर जो है वो पसियां जो है वो गिर गई थी और कहीं ना कहीं रोड्स जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए थे और कई जगहों से जो है रोड जो है वो उनको क्षति पहुंची थी। और अब जो है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बंद थी और अब जो है कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जो गाड़ियां हैं उनको जो है यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है इस मार्ग पर चलने के लिए। आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जो है कि अब जो है लाइट मोटर व्हीकल्स जो है उनको जो है वो कहीं ना कहीं अनुमति दी गई है कि वो यहाँ से उनकी आवाजाही जो है वो शुरुआत हो चुकी है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बारिश जो बहुत ही दिनों से जो है वो बारिश लगी हुई थी। बारिश के कारण जो है जगह जगह सांबा मानसर मार्ग पर जो है वो पसियां गिरी हुई थी, मलबा जो है सड़क के बीचों बीच था और प्रशासन द्वारा जो है लगातार जो है यहाँ पर मशीनरी लगाई गई और इस रोड्स को जो है वो साफ किया गया। अभी भी जो है कई जगहों पर जो रोड्स जो है वो बंद है। फिलहाल जो है यहाँ पर लाइट्स मोटर व्हीकल्स जो है 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स वाहन जो है उनको आने जाने की अनुमति तो दे दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही रोड्स जो है वो क्लियर हो जाएगा और प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो है बड़े वाहनों की आवाजाही भी जो है वो शुरुआत हो सकती है। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। उधर जम्मू डिवीज़न में बाढ़ और बारिश के बाद मरकज़ी वज़ीर नीमूबेन जयंतीबाई यहाँ पर बाढ़ मुतासरा इलाकों का दौरा करती हुई नजर आई और इस दौरान उन्होंने मुतासरा परिवारों से मुलाकात भी की और कहा कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसी आपदा आई है जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने राशन सभी लोगों तक पहुँचाया है ताकि कोई भूखा न रहे, भूखा न सोए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसी आपदा आई और उस दिन से PM नरेंद्र मोदी की नज़र यहाँ टिकी हुई है। मॉनिटरिंग चल रही है और केंद्र सरकार लगातार इन तमाम तर चीज़ों को देख रही है। संबा जिले के सूबे की मुलाकात पर आना हुआ है। मेरे साथ हमारे विधायक श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं, हमारे विधायक विक्रम रंधावा जी हैं और यहाँ बाकी के भारतीय जनता पार्टी के सब आगेवान साथी हैं और यहाँ हम सबको मिले हैं और इस मुश्किल के समय में मोदी सरकार जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है। हाल ही में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब ने जम्मू का दौरा किया था। मैं भी 2 दिन का दौरा करूंगी और अलग अलग जहां आपदा आई है वहां मैं सबको मिलूंगी और
अमित भाई ने यहाँ दौरा किया था और उच्च स्तरीय बैठक करके परिस्थिति की समीक्षा करी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और बानिहाल असेंबली हल्के के एमएलए हाजी सज्जाद शाहीन ने आज बानिहाल लंबर और ड्रिली गांव में लिंक रोड पर ब्लैक टैपिंग का काम शुरू किया। इस मौके पर बोलते हुए शाहीन साहब ने कहा कि कदम इलाके की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, मशीन तरक्की को बढ़ावा देगा और इकोनॉमिकल यहाँ पे ग्रोथ होगा, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि बानिहाल और गुल के कई दूसरी सड़कों में मैग्नेटाइजेशन को मंजूरी मिल चुकी है और इस पर भी जल्द काम शुरू होगा। सज्जाद शाहीन ने इस प्रोजेक्ट को हुकूमत की इलाकाई तरक्की के लिए कमिटमेंट का हिस्सा बताया और कहा कि ये काम बानिहाल की तरक्की की एक नई शुरुआत है। 9 रोड जो है हमारे फर्स्ट फेज में मैग्नेटाइजेशन के लिए सैंक्शन हुए, उनमें से आज 2 सड़कों का हमने मैग्नेटाइजेशन का काम की शुरुआत की। एक तो पहला बानिहाल लामर रोड में हमने मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू किया, 45 लाख रुपए की मालियत से वो जो है मैग्नेटाइजेशन होगी उस रोड पे। और दूसरा बानिहाल दुलीगाम रोड के फर्स्ट जो 4 किलोमीटर है इनमें मैग्नेटाइजेशन का काम हमने शुरू किया। और ये जो 9 रोड हमारे अप्रूव हुए हल्का इंतखाब बानिहाल गुल में, ये 4.5 करोड़ रुपए की मालियत से है। और इसके बाद एक और रोड हमारा सकलतान में 1 करोड़ रुपए की मालियत से मंजूर हुआ, जिस पे इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसका काम शुरू कर रहे हैं। उधर राजौरी जिले के सोनी गांव से सिख कम्युनिटी ने एमएलए इफ्तिखार अहमद का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इलाके के अहम डेवलपमेंट मांगों को पूरा किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि सोनी को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली मेन सड़क बहुत ख़राब हालत में थी, जिससे सुधार के लिए एमएलए ने 40 लाख रुपए से ज़्यादा मंजूर किए। इसके अलावा उन्होंने गाँव के गुरुद्वारा जाने वाली लिंक रोड की मरम्मत के लिए भी फंड जारी किए। गुरुद्वारा अहाते में चल रहे तमीराती कामों के लिए माली मदद फराहम की और संगत के लिए साफ पानी की सहूलत और एक हैंड पंप भी लगाया। यही कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब ने जो हमारा काम शुरू किया है, अभी थोड़े दिन ही उनको थोड़ा अरसा ही हुआ आए हुए, तो इसी तरह आगे भी करते रहें। ये गुरुद्वारा का भी काम काफ़ी किया है, सड़क का भी बड़ी ज़रूरी है, और जो हालिया फसलों में नुकसान हुआ है उसका भी थोड़ा गवर्नमेंट से रब्ता रखें। बाकी मैं ज़्यादा नहीं ये कहता हुआ ये कहूँगा कि एमएलए साहब जिस तरह काम कर रहे हैं इस तरह अगर करते रहे तो हमारी भी बदबूदी होगी, और हमें उम्मीद है कि एमएलए साहब भी हमारे साथ रहेंगे और उनको भी कोई उठाने वाला नहीं होगा। हमारी जो यहाँ की 2-3 जो जेन्युइन डिमांड थी हमने एमएलए साहब के सामने रखी हुई हैं, तो जो उन्होंने फ्रिक्वेंटली उन पे अमल करते हुए हमें जो एक सबसे बड़ी पानी की डिमांड थी, तो उन्होंने एक हमें हैंडपम्प इशू कर दिया हुआ है, जो कि उनके पास 5 हैंडपम्प आए हुए थे, उनमें से एक हैंडपम्प उन्होंने हमें इशू कर दिया हुआ है। और जो दूसरी हमारी मेन डिमांड उन्होंने पूरी की है, हमारा जो ये टाइल वर्क अप्रोच रोड है गुरुद्वारे तक पहुँचने के लिए, तो ये भी बाकी और भी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ एमएलए साहब का। ये हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमारा एमएलए इफ्तिखार साहब हैं वो किसी के शान के कम नहीं, क्यों कि उनको सिर्फ अभी 10 महीने हुए हैं, सिर्फ उन्होंने अपने काम अगर हम बताएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। मैं हिंदुओं का काम नहीं बताऊंगा, मुसलमानों का काम नहीं बताऊंगा। आज अगर बताऊंगा तो आप बारिश चल रही है ऊपर से काफ़ी टाइम लगेगा। मैं सिर्फ अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिख भाइयों या हम मिnority में रहते हैं, हमारी जो उन्होंने सपोर्ट की है, मैं कहता हूँ आगे पहले कोई ऐसे एमएलए ना काम कभी किया तो ना उन्होंने अभी हमारे गुरुद्वारे के कभी किसी गुरुद्वारे को उन्होंने टच भी नहीं किया। एमएलए भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिटिंग एमपी फारूक अब्दुल्ला साहब 5 अगस्त 2019 को जब उन पर पीएसए लगा था तो वो सिटिंग एमपी थे। एमएलए पे भी लगा है, भीम सिंह साहब मरहूम पर भी पीएसए लगा था 70s में। लेकिन ये जो आज की डेट में ये brazen misuse of the power and brazen misuse of the public safety act में इसको कहूँगा। इस किस्म का व्यवहार कि भाई तुम्हारी पर्सनल किसी से नाराज़गी हो जाए और तुम उस पर पीएसए लगा दो और सिटिंग लेजिस्लेटर पर, तो ये अपनी ताकत का मुजाहिरा किया उन्होंने कि हाँ हमारे पास ये पावर है, कानून ने दी है, हम इसको मिसयूज़ करके किसी हद तक भी जा सकते हैं।
उधर गांधरबल जिले में सेवा पर्व के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने एक अहम मीटिंग की। ये मुल्क भर में मनाया जाने वाला एक कौमी मुहिम है जो 17 सितंबर से 20 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा। इसका मकसद है अवाम को हुकूमत की बहबूदगी और डेवलपमेंट स्कीमों के बारे में बताना। फिलहाल हर शहर और कस्बे में ज़रूरी सहूलियात तक बआसानी रसाई पहुंचाने की कोशिश चल रही है। मीटिंग में तफसीलात बताई गई और इस मुहिम के दौरान अंजाम तमाम तर दी जाने वाली जो काम है वो उसे अंजाम तक पहुंचाने की बात कही गई। फिलहाल इससे मुतालिक कैंप, समाजी आउटरीच प्रोग्राम, शजरकारी, पौधारोपण, मदारिस और तालीमी इदारों की खूबसूरती, डिजिटल लिटरेसी कैंप और हुकूमत की जानिब से हर तरह की स्कीमों के बारे में इस मुहिम में शामिल किया जाएगा। कुलगाम पुलिस ने कैप के तहत आज जिले के 83 होनहार स्टूडेंट को एक हफ्ते की भारत दर्शन यात्रा पर रवाना किया। इस तालीमी और तरबियती प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ नौजवानों को मुल्क की रवायत और जोग्राफिया और दूसरे सूबों के बारे में, दूसरी खूबियों के बारे में बताना है, बल्कि उनके अंदर यकजहती, मुल्क के लिए अमन, पीस और तरक्की की सोच को मजबूत करना है। टूर की रवानगी तकरीबन कुलगाम जिला पुलिस लाइन में मुनक़िद की गई, जहाँ पे SSP साहिल सारंग ने बच्चों को अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रवाना किया। आज लेह में एपेक्स बॉडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस मौके पर एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन शेयरिंग दोरजे लगरूक ने बताया कि लद्दाख के प्रोटेक्शन के लिए चल रहे भूख हड़ताल को और मजबूती देने के लिए गांव के लोग बारी बारी से इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि कलेक्टिव पार्टिसिपेशन और आंदोलन को और ज़्यादा ताकत देने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। भूख हड़ताल जारी रखने की हिम्मत लोगों के अंदर है। तंदुरुस्ती, ज़हनी राहत और आपसी भाईचारे की मकसद से CRPF की 45वीं बटालियन ने आज सोमवार कस्बे में तीसरे बटालियन CRPF के खिलाफ एक जोशीला वॉलीबॉल मुकाबला और इस तरह के प्रोग्राम यानी खेल के मुकाबले हुए। इस कॉम्पिटिशन का बाकायदा आगाज़ 55 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और यहाँ के जो दीगर अफसरान थे वो इसमें शामिल हुए। सीनियर अफसरान और जांबाज जवानों की मौजूदगी में माहौल बेहद जोश खरोश से भरा नजर आया। इस मौके पर अपने बयान में अपूर्व कुमार ने कहा कि खेल कूद न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि वो जवानों को जहनी सुकून भी देता है, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर मुल्क की खिदमत में मुस्तैद रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मुकाबले टीम वर्क, हौसले और भरोसे को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इस टूर्नामेंट में फतह हासिल करने वाली टीम रेंज स्तर पर अगला मुकाबला खेलेगी, जिसके बाद सेक्टर स्तर की कॉम्पिटिशन्स होंगी और आखिरी मंजिल यानी फाइनल मुकाबला होगा। तो आज एक टूर्नामेंट हो रहा है। यह CRPF की नॉर्थ कश्मीर ऑफ सेंट के बटालियनों के बीच में एक CRPF में एक फोर्स लेवल की चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है, जिसका फर्स्ट स्टेप, पहला स्तर यहाँ पे रेंज लेवल पर स्टार्ट किया गया, जिसकी दो पूलें बनाई गई है और दो पूलों में एक पूल का मैच यहाँ आज शुरू। और एलसी करीब बागटोर गांव वाक़ मुक़द्दस पीर बाबा दरगाह पर राणा बटालियन की तरफ से पीर बाबा डे का प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की, जो फ़ौज और आवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों को साफ तौर पर दिखाता है। इस पुरअमन महफिल के अंदर न सिर्फ रूहानी फ़िज़ा कायम रही बल्कि आर्मी की जानिब से आवाम के लिए दस्तरखान भी सजाया गया, जिसे लोगों ने दिल से सराहा, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में फ़ौज की जानिब से मिले ताउन के लिए, जहाँ राणा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने मुकामी नौजवानों और बुजुर्गों को उनकी खदमात और अमन व अमान, हम आहंगी और तमाम तर कोशिशों के लिए उन्हें इसनाद दिए, सर्टिफिकेट्स दिए। मुकामी लोगों ने इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे आज इंडियन आर्मी ने बगतौर में बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीर बाबा डे मनाया है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कमान अधिकारी महोदय साहब ने
खुद बजाते खुद जिन लोगों ने फ़ौज के साथ पिछले 2 सालों से यहाँ पे मिलजुल के काम किया है, उनको आज सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया है। और जिन लोगों ने भी फ़ौज को सपोर्ट किया है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी फ़ौज का काम हो, उसमें फ़ौज की मदद की है, तो उनको भी आज फ़ौज ने सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा है। श्रीनगर में हज़रत बल दरगाह में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी की पुरनूर और रूहानी फ़िज़ा में महफिल में बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके बाद ख़ास मजहबी मजलिसें हुई, ज़िक्र अस्कार, नात पाक, हम्द, सना, नबी पाक की सीरत पर रोशनी डाली गई। उसके साथ साथ इस पुरख़ुसूस इज्तिमा की सबसे अहम मुक़द्दस पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारकबाद की नुमाइश की गई, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पे मौजूद थे। अक़ीदतमंदों की आंखों में मोहब्बत और दिलों में इश्क रसूल की गर्मी साफ तौर पे दिखाई दी। इस मौके पर कश्मीर के डिवीज़नल कमिश्नर और उनकी निगरानी में सिविल इंतज़ामिया ने मुकम्मल इंतज़ाम किए थे ताकि प्रोग्राम पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो। सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर की रेशी और ट्रेडिशन के एक सूफी संत थे जो हज़रत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के गैर कश्मीरी मुरीद के तौर पर जाने जाते हैं। वह अफ़गानिस्तान के बल्ख के शासक थे और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज में से थे। अपनी शाही ज़िंदगी छोड़कर वो कश्मीर आए और हज़रत नूरुद्दीन नूरानी की रूहानी ज़िंदगी में उनसे तरबियत लेते रहे और उसके साथ साथ तसव्वुफ़ यात्रा, उनका सफ़र, उनकी हम आहंगी और उनके पैगाम के साथ हमेशा जुड़े रहे। साथ में अपने ख्वाब में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नूरुद्दीन नूरानी को उन्होंने देखा, जिससे उनका मन पूरी तरीके से रूहानी मोहब्बत और भक्ति में डूब गया। कश्मीर में उन्होंने भाईचारा, सद्भावना और रूहानी बेदारी का प्रोग्राम किया, पैगाम दिया और उनकी दरगाह पाखरपुरा में मौजूद है, जहाँ पर आज भी हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, आते हैं और उनका उर्स मनाते हैं। मोहम्मद अली आली की बात हम करेंगे, शारी बल्ख के गवर्नर थे। यही बात मैं अभी भी कह रहा था, सुल्तान कश्मीर सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमत कश्मीर के ये शारी बल्ख के गवर्नर थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई ख्वाब में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया इमाम हसन मुज्तबा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हुजूर ने अहले बैत अतार से के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते, आली रसूल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कि हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह आप कश्मीर में जाओ दीनी दाई बनकर, यानी दीनी दाई बनकर कि दीनी तालीम फैलाओ, उनको कलिमा पढ़ाओ। जिस वक्त ये सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली पखरपुरा में आए, उस वक्त यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।